हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, मेनली एपिकल सेल्स को। जैसा एपिकल सेल्स जो होता है वही क्या करता है, हमारे प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो एपिकल सेल्स में किस तरह का डिवीजन होता है और किस तरह से डिवाइड होकर के कौन कौन से पार्ट बनते हैं, ये सारी चीजें बताने के लिए बॉटनिस्ट जो थे वो उन्होंने कुछ थ्योरीज दी। और ये सारी थ्योरीज में कुछ थ्योरीज हैं, जैसे एपिकल सेल थ्योरी हो गया, हिस्टोजन थ्योरी हो गया, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। हमारी एनसीईआरटी में जो मेन थ्योरी दी गई है वो है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ये एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ है तो इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे भी। और एपिकल सेल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी जो है इसका बेस दिया हुआ है कि क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। तो ये सारी चीजें हम इसको भी छोड़ नहीं सकते हैं, हम इसको भी इसका भी हिंट के तौर पे हम पढ़ते चलेंगे। लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है बच्चों? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम। सबसे पहले एपिकल सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। एपिकल सेल जो कि रिलेटेड है एक सेल से। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? इसमें एक साइंटिस्ट थे नगेली। एपिकल सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? एक बॉटनिस्ट थे नगेली। कौन? नगेली। इन्होंने एपिकल सेल थ्योरी दिया। ठीक है, गिवन बाय। ठीक है, और सपोर्ट इनका सपोर्ट किसने किया? एक बॉटनिस्ट थे हॉफमेस्टर। सपोर्टेड बाय हॉफमेस्टर। ठीक है, अब इस थ्योरी में बच्चों दिया क्या गया? इन्होंने नगेली साहब ने बोला कि एक ही सेल होता है जो कि पूरे प्लांट को क्या करता है? बनाता है। एक ही सेल्स से पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि ओनली वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल लिखेंगे हम लोग। मेरिस्टेमेटिक सेल एट रूट एपेक्स और सूट एपेक्स which is responsible for the formation of complete plant body। ठीक है, इन्होंने क्या, नगेली साहब ने क्या कहा कि रूट एपेक्स या फिर सूट एपेक्स पर केवल एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है जो कि पूरे प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये थ्योरी बच्चों ओनली एप्लीकेबल फॉर एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता था? ओनली एप्लीकेबल फॉर एल्गी, ब्रायो मीन्स ब्रायोफाइटा, पूरा लिख लेंगे हम लोग। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स।
टेरिडोफाइट्स। ये किसके लिए एप्लीकेबल था? केवल एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट्स के लिए एप्लीकेबल था। और ये फेनेरोगैम्स का मतलब होता है जिम्नो और स्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नॉट ट्रू फॉर जिम्नोस्पर्म, स्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। मीन्स फेनेरोगैम्स का मतलब होता है बच्चों फ्लावरिंग प्लांट। फेनेरोगैम्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। हालांकि ये थ्योरी जो है ये बहुत दिनों तक मान्य नहीं रही। ये क्या हुआ? शॉर्टली डिस्कार्डेड, मीन्स बहुत जल्द ही इसको क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया, ठीक है। तो ये रहे नगेली साहब ने कौन सी थ्योरी दी? एपिकल सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि केवल एक सेल से पूरी प्लांट बॉडी डिराइव्ड होती है, मीन्स पूरा फुल कंप्लीट प्लांट बन जाता है। लेकिन ये थ्योरीज बहुत ज्यादा दिन तक मान्य नहीं रही। अब नेक्स्ट थ्योरी पर हम लोग आते हैं बच्चों, हिस्टोजन थ्योरी। एक बॉटनिस्ट थे हेंस्टीन, किसके द्वारा दी गई? गिवन बाय हेंस्टीन। किसके द्वारा? हेंस्टीन के द्वारा। और इन्होंने सपोर्ट इसका किसने किया? सपोर्टेड बाय स्ट्रॉसबर्गर, एक साइंटिस्ट थे स्ट्रॉसबर्गर। उन्होंने इसका सपोर्ट किया। इन्होंने ये हेंस्टीन साहब ने बताया कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट एपेक्स पर 3 हिस्टोजन मीन्स 3 लेयर्स पाए जाते हैं। कितने? 3 लेयर्स। और ये केवल रूट एपेक्स के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल फॉर रूट एपेक्स, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा रूट एपेक्स होता है, रूट एपेक्स में 3 लेयर्स पाए जाते हैं। इस तरह से, कुछ इस तरह से 3 लेयर्स पाए जाते हैं। और इन्हीं 3 लेयर्स से पूरा रूट क्या होता है? रूट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कॉर्टेक्स और इपिडर्मिस, स्टीलर सिस्टम, जो सारी चीजें होती हैं ये इसी रूट एपेक्स से इन्हीं 3 हिस्टोजन से डिराइव होता है। सबसे आउटर जो होता है उसे इन्होंने क्या बोला? आउटर हिस्टोजन मीन्स फर्स्ट हिस्टोजन। इसे इन्होंने बोला डर्मेटोजेन। इन्होंने कहा डर्मेटोजेन से इपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। क्या? फॉर्मेशन ऑफ इपिडर्मिस, जब हम टिश्यू पढ़ते हैं तो सबसे आउटर लेयर क्या होता है? इपिडर्मिस होता है, ठीक है। अगर हम किसी भी प्लांट स्टेम का या किसी भी लीव्स का या फिर किसी भी पार्ट का अगर हम टिश्यू पढ़ेंगे प्लांट के, तो सबसे आउटर, अगर उसका हम वर्टिकल सेक्शन कट करेंगे तो उसमें हमें सबसे आउटर लेयर, सबसे बाहरी परत हमें क्या देखने को मिलती है? इपिडर्मिस देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे बीच में बच्चों पिथ देखने को मिलता है। ये भी वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, ठीक है, वेरी करता है।
इसका मतलब सेंट्रल पार्ट जो इसका सबसे बीच वाला पार्ट हो गया, सबसे इनर पार्ट जो हो गया वो बना स्टील होता है। क्या? स्टील। इसी में हमारे और नंबर जो बीच का ये पार्ट जो है बच्चों, ये पार्ट इसको हम कॉर्टेक्स बोल देते हैं, कॉर्टेक्स बोल देते हैं। ये तीन मेन पार्ट होते हैं बच्चों। कोई भी सेक्शन अगर हम किसी भी पार्ट का सेक्शन कट करेंगे, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे रूट हो, किसी भी पार्ट का जब हम सेक्शन कट करते हैं तो हमें मेनली 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। नंबर फर्स्ट इपिडर्मिस हो गया जो कि आउटर सरफेस होता है। नंबर सेकेंड कॉर्टेक्स हो गया जो कि इसका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। और जो इनर लेयर स्टील सिस्टम जो कि हमारे फ्लोएम और जाइलम होते हैं, जिसमें जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड करता है, मिनरल्स का कंडक्शन करता है, ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गया मेन पार्ट। अब इसमें इन्होंने जब हेस्टिन साहब ने थ्योरी दी तो इन्होंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आते हैं हम लोग। इन्होंने बोला कि सबसे आउटर पार्ट फर्स्ट हिस्टोजन जिसे बोल देते हैं वो डर्मेटोजन होता है, जो कि इपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। किसका? इपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और नंबर सेकेंड पार्ट इसको देख लेते हैं। नंबर सेकेंड पार्ट जो होता है बच्चों, इसको उन्होंने सेकेंड हिस्टोजन, सेकेंड हिस्टोजन, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, इसमें जगह कम पड़ रही है, आप लोग उसी पेज में आप लोग अच्छे से बनाइएगा। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, इस तरह से हमने बनाया था रूट एपेक्स। ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था फर्स्ट हिस्टोजन, फर्स्ट हिस्टोजन। ठीक है। फर्स्ट हिस्टोजन जो कि डर्मेटोजन, डर्मेटोजेन जो कि फॉर्मेशन करता है किसका? इपिडर्मिस का, इपिडर्मिस का। अब नंबर सेकेंड हिस्टोजन जो था, सेकेंड हिस्टोजन क्या बताया इन्होंने? पेरीब्लेम। सेकेंड हिस्टोजन को क्या बोला इन्होंने? पेरीब्लेम, पेरीब्लेम, जो कि फॉर्मेशन करता है कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स का। ठीक है। और नंबर थर्ड लेयर जो है, ये लेयर, इसको थर्ड हिस्टोजन, थर्ड हिस्टोजन जिसे इन्होंने कहा प्लीरोम, प्लीरोम। और ये प्लीरोम क्या बनाता है? स्टील पार्ट बनाता है, स्टील पार्ट जो कि मींस वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल। ठीक है। ये 3 लेयर थे। अब इन्होंने बोला कि मोनोकॉट जो होता है, मोनोकॉट्स में हमें एक एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलती है बच्चों, इस तरह से रूट एपेक्स इन्होंने बताया। और ये इन मोनोकॉट, इन मोनोकॉट, मोनोकॉट्स में इन्होंने बताया कि एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर इसमें मोनोकॉट में क्या होती है, जो कि फोर्थ लेयर होती है, फोर्थ हिस्टोजन, हिस्टोजन। इसको इन्होंने कहा कैलिप्ट्रोजन, कैलिप्ट्रोजेन। कैलिप्ट्रोजेन क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप करता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप। ठीक है। कैलिप्ट्रोजन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप करता है। तो इस बेसिस पे हेंस मोनोकॉट्स हैव 4 हिस्टोजन, कॉट्स हैव 4 हिस्टोजन लेयर। ठीक है। और आउटर मोस्ट क्या हुआ? कैलिप्ट्रोजन,
आउटर मोस्ट क्या है, कैलिप्ट्रोजन है। ठीक है, आउटर मोस्ट कौन सा ईस्ट्रोजन हुआ, कैलिप्ट्रोजन, जो कि रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इस बेसिस पे और डाइकॉट में क्या हुआ, डाइकॉट में बच्चों इन डाइकॉट प्लांट 3 हिस्टोजन प्रेजेंट, 3 हिस्टोजन, और आउटर मोस्ट कौन सा था उसमें, डर्मेटोजेन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, हिस्टोजन थ्योरी। अब इसी में कुछ साइंटिस्ट बताते हैं ये जो रूट कैप होता है बच्चों, यहाँ पे रूट कैप के बीचों बीच सेंटर में, इधर हम बता देते हैं आप लोगों को, ये मान लीजिए रूट एपेक्स है। ठीक है, रूट एपेक्स है, और ये यहाँ से रूट कैप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रूट कैप लगा हुआ है, और रूट एपेक्स के एकदम सेंटर में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ सेल्स ऐसी प्रेजेंट होती हैं जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, और इसमें जो आरएनए और डीएनए का अमाउंट होता है वो कैसा होता है, लो होता है, मींस लो अमाउंट ऑफ आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए। अब इस सेंटर को, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्विसेंट सेंटर, क्विसेंट सेंटर, जो कि एक साइंटिस्ट थे क्लॉज, कौन से साइंटिस्ट थे, क्लॉज। उन्होंने कहां पे इसको डिस्कवर्ड किया, मेज में, इन मेज। क्लोज ने क्विसेंट सेंटर को कहां पे पहली बार डिस्कवर्ड किया, मेज में, मेज के रूट एपेक्स में क्लोज नामक बोटेनिस्ट जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया, और क्या नाम दिया, क्विसेंट सेंटर, जो कि रूट एपेक्स के बीचों बीच ऐसा सेंटर होता है जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, और वहां पर लो अमाउंट ऑफ डीएनए और आरएनए होता है। तो ये रहा एपिकल एंड हिस्टोजन थ्योरी। अब जो एनसीईआरटी का बेस है बच्चों, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, जो कि दिया हुआ है, किसने दिया है, ये एनसीईआरटी में मेन रूप से पूछा जाता है। यहां से मेन क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दी किसने थी बच्चों, एक साइंटिस्ट थे स्मिथ, स्मिथ। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी गिवन बाय। ठीक है, और इनके सपोर्टर कौन थे, सपोर्टेड बाय पोर्टर, पोर्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। अब ये थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी क्या था बच्चों, कि ये सूट एपेक्स के लिए दिया गया था, किसके लिए, सूट एपेक्स, मींस ये केवल सूट एपेक्स, इनमें जो बातें कही गई थी वो सूट एपेक्स के लिए एप्लीकेबल होती थी, मींस सूट एपेक्स पर लागू होती थी वो सारी चीजें जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी में दी गई, वो सूट एपेक्स के लिए मान्य थी, सूट एपेक्स के बारे में जानने के लिए वो सूट एपेक्स से रिलेट करती थी। ठीक है, अब ये मींस इसका मतलब क्या हुआ, ओनली applicable फॉर सूट एपेक्स, ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल था, सूट एपेक्स के लिए। अब इसमें क्या था बच्चों, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी में क्या था कि
इन्होंने स्मिथ नामक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने बताया कि शूट एपेक्स में 2 जोन पाए जाते हैं। कितने? 2 जोन पाए जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे 2 जोन। 1 मिनट। 2 जोन इन शूट एपेक्स। शूट एपेक्स, ठीक है। अब वो जोन कौन कौन थे बच्चों? एक था ट्यूनिका, ट्यूनिका, और नंबर सेकेंड था कॉर्पस, ठीक है, ट्यूनिका और कॉर्पस। टू जोन कौन से थे? एक था ट्यूनिका और एक था कार्पस। 1 मिनट, कार्पस की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। कार्पस। अब ये ट्यूनिका के बारे में इन्होंने क्या कहा, ये क्या होता है, इसमें एंटी क्लीनर डिवीजन होता है। एंटी क्लीनर डिवीजन का मतलब होता है कि सेंटर से अपोजिट साइड में, सेंटर से अपोजिट साइड में। तो ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी क्लीनर डिवीजन। फॉर एंटी क्लीनल डिवीजन, ठीक है। और ये फॉर्मेशन किसका करता है? जैसे हमने बताया कि ये है, मान लीजिए हम एक स्टेम का कट करेंगे वर्टिकली, उसका स्लाइस कट करेंगे, तो हमें सबसे बाहर क्या देखने को मिलता है? एपिडर्मिस देखने को मिलता है। क्या? एपिडर्मिस देखने को मिलता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमें कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। क्या? कॉर्टेक्स। तो ये एपिडर्मिस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये जोन ट्यूनिका जोन, ये क्वेश्चन में आ सकता है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ये शॉर्ट आंसर में भी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को लिखने के लिए आप लोग जब बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है लिखने के लिए, ठीक है। तो इसमें ट्यूनिका में लिखेंगे क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर formation of surface area, responsible for only surface growth, surface growth, ठीक है। सरफेस ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसका मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मीन्स डर्मल टिश्यू सिस्टम। यहां पे लिख देते हैं हम डर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। डर्मल टिश्यू सिस्टम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे कार्पस को हम इधर लिख लेते हैं, कार्पस, ठीक है। अब कार्पस के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा, ये क्या होता है, प्लेट के रूप में ये सेल्स डिवाइड होती हैं, ठीक है। सेल्स which divides into form of plate like structure, plate like structure। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? प्लेट लाइक, इसमें कौन सा डिवीजन, कॉर्पस रीजन में कौन सा डिवीजन होता है? ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेंटर ऑफ द स्टेम,
रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, या फिर हम ऐसे लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेस्ट पार्ट, मीन्स जो पेरीफेरल पार्ट होता है, सरफेस पार्ट, उसके अलावा जितने सारे, जैसे कॉर्टेक्स रीजन हो गया, स्टील रीजन हो गया, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉर्पस। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे कॉर्टेक्स एंड स्टील, कॉर्टेक्स एंड स्टील। अब यहाँ पे इसका हम फिगर बना लेते हैं। जैसे ये सूट है हमारा, तो सूट का ये पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिका, ठीक है, ये पार्ट क्या है? ट्यूनिका पार्ट है। और कुछ इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, इस तरह से। ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम कार्पस बोलते हैं, कार्पस, ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्पस बोल देते हैं। स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, CPUS, ठीक है, कार्पस। तो ये जो ट्यूनिका होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इपीडर्मल ग्रोथ के लिए। किसके लिए? इपीडर्मस के ग्रोथ के लिए। ये क्या बनाता है? इपीडर्मिस बनाता है, ठीक है। और कॉर्पस क्या बनाता है? वॉल्यूम के ग्रोथ के लिए, मीन्स बीच के जो सारे इपीडर्मिस को छोड़ करके जितने पार्ट होते हैं, वो सारा कौन बनाता है? कॉर्पस बनाता है, मीन्स कॉर्टेक्स प्लस स्टील। कॉर्टेक्स प्लस स्टील पार्ट कौन बनाता है? कॉर्पस रीजन से बनता है। और यही क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है बच्चों, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? एपिकल सेल थ्योरी पढ़ा, हिस्टोजन थ्योरी पढ़ा और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी पढ़ा। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी एनसीईआरटी के बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इससे मोस्टली क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।